और ये डीएनआरपी क्या है? दिस इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एआईबी। इसमें होता है दोस्तों, दैट इज अ डेली, डी फॉर डेली एनसीईआरटी, डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम, डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम, इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम, डीएनआरपी। और ये जो डीएनआरपी है, इसमें देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रीडिंग, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रीडिंग। अगर आपको नीट में सक्सेस होना है और बायोलॉजी में दोस्तों 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लेने हैं, तो मल्टीपल रीडिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मल्टीपल रीडिंग दैट लीड टू दोस्तों रिविजन्स। इसकी वजह से क्या होता है? मल्टीपल रीडिंग यानी बहुत बार रिविजन्स होता है, और रिवीजन जब होगा दोस्तों तभी जाके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसलिए हम पढ़ाते भी हैं और साथ में आपसे रिवाइज भी करके लेते हैं। और टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो लिखा है दोस्तों, बहुत ही मैच्योर्ड, बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों ने लिखा है। तो दे ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन मिनिमम वर्ड। बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और यू पीपल माइट struggle to understand the language of NCERT while reading the textbook। तो इसीलिए एज ए टीचर मुझे लगता है कि अगर मैं लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन करके ले लूं मैं आपसे, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, डेली एनसीईआरटी रीडिंग में हम हर रोज, ठीक है, पहले तो क्या कि टॉपिक होने के बाद शुरू करते थे, तो अभी टॉपिक जो चालू है उसकी एनसीईआरटी ले लेंगे, हम डीएनआर ले लेंगे। और आपके अभी एग्जाम, इसके ऊपर एग्जाम भी होते हैं दोस्तों, डीएनआर पे टेस्ट नाम है उनका, इनके ऊपर फिर ग्रैंड टेस्ट भी होते हैं, जंबो टेस्ट भी होते हैं, तो बाद में ले लेंगे। अभी सिर्फ डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम जो भी मैंने पढ़ाया है, रोज थोड़ा 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 हम उसे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, और फिर ये प्रोग्राम होने के बाद, ये डीएनआर होने के बाद जो भी आपके डाउट्स है, क्योंकि क्या है कि बायो का लेक्चर होता है 2:30 बजे खत्म, पर आपका 15 मिनट में ही केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो दोस्तों आपको टाइम नहीं मिलता है कि अरे डाउट पूछने के लिए। तो इसमें हम डाउट सेशन भी रखेंगे, दैट इज अ डेली डाउट सेशन। याद रखो, डेली डाउट सेशन। तो ये जो है दोस्तों, मैं इसे कहता हूँ 3D फॉर्मूला। ये जो कॉन्सेप्ट है 3D फॉर्मूला का, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। 3D फॉर्मूला मीन्स सबसे पहले तो डीएनआरपी होगी, डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम। दूसरा दोस्तों डेली डाउट सेशन डीडीएस, और फिर एक आपको आता है दैट इज डेली प्रैक्टिस पेपर। कल का पेपर जो था डीपीपी बोलते हैं उसे, कल का पेपर डिफिकल्ट था। ओके, पहले दो चार पेपर मैंने बहुत ही इजी निकाले थे, अभी लेवल थोड़ी सी बढ़ेगी, मैंने बढ़ा दी थी, तो मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो ये है 3D। और इस 3D के साथ दोस्तों हमारा जो टारगेट है दैट इज 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स इन बायोलॉजी, तो ये हम अचीव कर पाएंगे। हमारा जो अभी तक रिजल्ट बायोलॉजी में पिछले 2 सालों से सबसे टॉप पे है औरंगाबाद में एआईबी, उसके 2019 में 240 था, सागर जादव वो भी हाईएस्ट था औरंगाबाद में। और पिछले साल 2 स्टूडेंट, ओके, ये डीएनआरपी ने प्रूव किया है कि दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी द एनसीईआरटी टेक्स्ट। तो दोस्तों प्रथमेश आड़ा, उसको भी 350 मार्क थे आउट ऑफ 360। और समृद्धि देशमुख जो कल आपके साथ बात करने आ रही है, समृद्धि देशमुख, तो उसको भी 350 मार्क थे आउट ऑफ 360। और वो बताएंगे कि आपको कि डीएनआरपी का इंपॉर्टेंस क्या है। उन्होंने डीएनआरपी को फॉलो किया, उन्होंने डेली एनसीईआरटी रीडिंग प्रोग्राम के साथ वो जुड़ गए, और उनका रैंक इतना अच्छा आ गया, खास करके बायोलॉजी में मार्क्स उनके बहुत सारे बढ़ गए दोस्तों। तो इसमें मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है। हर एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी गई है, उसका मतलब निकालेंगे, और फिर बाद में धीरे धीरे ये टॉपिक दूसरे कॉन्सेप्ट से, यहाँ का कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसा जुड़ा है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, हम ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे इसे, ठीक है, थोड़ा 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 थोड़ा
कवर करेंगे। ओके, तो शुरू करता हूँ। पेज नंबर आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैंने ग्रुप के ऊपर टेक्स्ट बुक डाला है दोस्तों, पीडीएफ है 11th के टेक्स्ट बुक की, तो आप उसे जरूर निकाले और वहां पे देख लें। दूसरी बात यह है दोस्तों कि एनसीईआरटी ने बहुत सारा स्पेस प्रोवाइड किया है। देखो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, नीचे स्पेस है, इस साइड पे स्पेस है, ऊपर स्पेस है। तो ये स्पेस को हमें यूटिलाइज करना है। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बाजू में लिखने के, पेंसिल से नहीं पेन से लिखने हैं दोस्तों, तो ताकि यही हमारा बुक फाइनल एग्जाम में, यही बुक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बने पढ़ने के लिए। तो चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगा, किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमलिया, वायरसेस, विराइड एंड लाइकेट्स। तो मैं शुरू करता हूं। सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism। जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, पहाड़, dawn माने पहाड़, सिविलाइजेशन मींस दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट, सिविलाइजेशन मींस नागरिकरण, ह्यूमन सेटलमेंट। लोग इधर उधर भागते थे पहले खाने के लिए, ओके, और उनका ट्रैवलिंग हमेशा चालू रहता था, वो कभी भी एक जगह पे सेटल नहीं थे। पर उन्होंने डिसाइड किया कि बस करते ऐसा इधर उधर भागना, सेटल होते हैं दोस्तों। और जब से सेटल हुआ है, देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लास, जब से लोग सेटल हुए हैं तो उन्होंने ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। इट वाज डन instinctively, not using criteria that were scientific but born out of the need to use organism for our own use for food, shelter and clothing। तो मैंने ये कहा है कि दोस्तों ये जो पहला क्लासिफिकेशन था, इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, मींस बेसिक, जो इंस्टिंक्टिवली मींस जो इससे नीड है। सो अर्लिएस्ट क्राइटेरिया टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन द नीड टू यूज द ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज। हमारा क्या फायदा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी क्लासिफाइड एनिमल। ओके, सो रोटी, कपड़ा और मकान। ओके, सम एनिमल आर यूज्ड एज अ फूड, some organism are used as a food or source of food, some organism are used for making shelter, होम बनाने के लिए जैसे कि प्लांट है, और some organism are used for making clothes। Now Aristotle was the earliest to attempt an more scientific basis for classification। MCQ, कल ये मैंने क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि the first scientific attempt to classify living organism is made by, आंसर इज दोस्तों एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के बाजू में लिखो कहीं तो भी बांध मार के, ही इज फादर ऑफ, एरिस्टोटल क्या है दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल क्या है, पुढे तरी बाजूला लिहायचं, एरिस्टोटल क्या है दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी मैंने लिख के दिया है पहले लेक्चर में, और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस। नाउ ही ईट ऐसा नहीं पढ़ने का, यहाँ पे दे ऐसा नहीं, ही बोले तो एरिस्टोटल ऐसा पढ़ने का। एरिस्टोटल यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब एंड हर्ब्स। अभी ये दो फुल स्टॉप में क्वेश्चन क्या आ सकता है, हमेशा दो फुल स्टॉप के बीच में जो लाइन है उसके ऊपर पढ़ने के बाद एक 2 सेकंड सोचना है। ही मींस एरिस्टोटल यूज कौन से कैरेक्टर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, अलग अलग फीचर होंगे। मॉर्फोलॉजिकल मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ, या फिर साइज ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज किया था, साइज ऑफ द प्लांट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब। ट्री मींस लार्ज साइज्ड प्लांट, shrub means medium sized plant, and herb means small sized plant। Aristotle also divided animal into two groups, those which had red blood and those that did not। ये लास्ट लाइनर एमसीक्यू मैंने पूछा था, इसे कहते हैं लास्ट लाइनर एमसीक्यू। तो ही क्लासिफाइड एनिमल इनटू टू ग्रुप, दैट इज दोस्तों अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। मैं लिख के नहीं दूंगा, पर जो यहाँ पे वर्ड नहीं है वो उसकी बात करूंगा। ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप, एक होते दोस्तों इनाइमा या फिर इना ईमा, और दूसरे होते हैं एनाइमा और एना ईमा। इनाइमा मींस दीज आर द एनिमल्स विथ रेड ब्लड, जिनमें रेड ब्लड है उन्हें कहेंगे दोस्तों दैट इज इनाइमा, और जिनमें रेड ब्लड नहीं है उन्हें कहेंगे एनाइमा। एनिमल्स विदाउट, सी और सी के ऊपर अगर बार है तो विदाउट रेड ब्लड। तो ये एरिस्टोटल ने ही दिया है दोस्तों, एरिस्टोटल ने ही दिया है।
इन लिनियस टाइम म्हणजे कार लिनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन with plant and animal a kingdom was developed that include all plant and animal respectively. तो किंगडम प्लांट में प्लांट और किंगडम एनिमल या में एनिमल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय कार्ल लिनियस इज दोस्तों सेल वॉल. जिनको सेल वॉल है उसको उसने किंगडम प्लांट में रख दिया, और जिन ऑर्गेनिज्म को सेल वॉल नहीं है तो उसको रख दिया किंगडम एनिमलिया में. This system means two kingdom classification system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic and non-photosynthetic organism. Now ये यहाँ पे एक ट्रिक है. तो these are the drawback. ये भी क्वेश्चन मैंने पूछा था. These are the drawback, limitation or failure of two kingdom classification or Carl-Linnaeus classification. He is not able to distinguish between prokaryotic and eukaryotic, unicellular and multicellular organism, and photosynthetic and non-photosynthetic organism. Now हमेशा एक चीज याद रखो दोस्तों कि जो पहली बार जब हम पढ़ रहे थे तो कभी ब्रैकेट में जो दिया है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली ब्रैकेट के बाहर का और ब्रैकेट के अंदर का पढ़ने की कोशिश करोगे तो देयर माइट बी अ कंफ्यूजन. दूसरी बार जब पढ़ेंगे तब ब्रैकेट में पढ़ेंगे. अभी मैं दूसरी बार पढ़ता हूँ कि क्या है दोस्तों. ही फेल्ड टू एक्सप्लेन distinguish between eukaryote, prokaryote, unicellular, multicellular organism. Now photosynthetic and non-photosynthetic. photosynthetic कौन है? ग्रीन एल्गी. और नॉन फोटोसिंथेटिक कौन है दोस्तों? फंगाई. तो ये ऐसा पढ़ने का है. ब्रैकेट पहली बार ब्रैकेट वाली लाइन कभी नहीं पढ़ने की, क्योंकि कंफ्यूज होता है, और बाद में उसको सिर्फ ब्रैकेट के ऊपर ही फोकस करने का है. बाद में ब्रैकेट के ऊपर ही फोकस करने का है. Now classification of organism into plant and animal was easily done and was easy to understand, but large number of organisms do not fall into either of categories. क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करना बाकी थे. Hence, two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Inadequate means अपूरा असली. ओके, ये कंप्लीट नहीं है. inadequate means इनकम्प्लीट था. तो दोस्तों, और उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर ही क्लासिफाई किए थे. एक बात बोलता हूँ आपको, आगे टॉपिक है दैट इज दोस्तों किंगडम प्लांट है, और उसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं क्लासिफिकेशन के. एक है दोस्तों आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, चाहे तो आप पेज नंबर, इसके आगे वाला टॉपिक है किंगडम प्लांट है, मैं आपको बता दूंगा. यहाँ पे निकालो पेज नंबर दोस्तों, दैट इज पेज नंबर है that is 29. और यहाँ पे दोस्तों आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम नीचे दिया है, और यहाँ पे है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. पेज नंबर 29, टॉपिक प्लांट किंगडम का पहला पेज. तो ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है दोस्तों, इट कंसिडर, एक लाइन यहाँ पे बोलूंगा, इट कंसिडर ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल, या फिर जो एक्सटर्नल फीचर है वही कंसिडर करता है. फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू क्लासिफाई. ओनली फ्यू. और इट इज प्रपोज्ड बाय, ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इट इज प्रपोज्ड बाय दो साइंटिस्ट है, ये ऊपर वाले लिखे हैं. एक है एरिस्टोटल, और दूसरा दोस्तों दैट इज कार्ल लीनियस. एरिस्टोटल और कार्ल लीनियस, एमसीक्यू. ये किंगडम प्लांट को मैंने कनेक्ट कर दिया. फिर आगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, वो बाद में पढ़ेंगे. पर ये आर्टिफिशियल, ये जो दो लोग हैं एरिस्टोटल और कार्ल लिनियस दोस्तों, दे प्रपोज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसमें क्या करता है, ओनली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर कंसिडर्ड. नाउ बिसाइड ग्रॉस morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, or evolutionary relationship, etc. Now, classification for living organism have hence undergo several changes over the time. तो आपको पता है दोस्तों, पहले तो किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मॉर्फोलॉजी तो हो गया, पर दूसरे जो कैरेक्टर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे ये जो क्लासिफिकेशन है वो भी चेंज होता गया. पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कार्ल लिनियस, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय हिकेल, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बाय कोपलैंड, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय
RH Whittaker, Sixth Kingdom Classification by Carl Wood। तो ये बढ़ता गया दोस्तों। Now classification system for the living organism have hence undergo several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what group or organ, what groups and organism be included under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अलग 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 किंगडम आते गए, अलग 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 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आते गए, और उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम। पर इसका मतलब ये कि हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बोला है दोस्त। और 2 किंगडम हमेशा कांस्टेंट रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। ये भी क्वेश्चन आएगा कि विच किंगडम remain constant from 2 kingdom classification to 6 kingdom classification, answer kingdom plant and kingdom animalia। ये एमसीक्यू, ये एमसीक्यू दोस्तों, ये सोचना है। ओके, सो भले ही चेंज होता गया पर 2 सिस्टम, 2 किंगडम हमेशा कांस्टेंट रहे, प्लांटेन एनिमलिया। और फिर दोस्तों उनका नंबर, नेचर ऑफ किंगडम चेंज होता गया है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए हैं। ये स्पीड ठीक है या और स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए, बोलो, इज इट ओके? ये स्पीड ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये स्पीड ठीक है? यस और नो? हाँ सर, ओके है, बहुत बढ़िया अर्णव। स्लो सर थोड़ा, दीक्षांत, हाँ थोड़ा सा स्लो करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आ जाए, थोड़ा सा स्लो भी कर सकता हूँ। ओके, नाउ स्लो, ठीक, कोई बात नहीं। नाउ दोस्तों ये है फर्स्ट लाइनर एमसीक्यू, ब्रैकेट एमसीक्यू और बोल्ड एमसीक्यू। तो ट्रिपल रिस्क हो गई पूछने की जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। RH Whittaker proposed 5 kingdom classification, ये एमसीक्यू। 5 kingdom classification, ये फर्स्ट लाइनर हो गया, ये बोल्ड भी है, फैक्चुअल भी इंफॉर्मेशन है, कब प्रपोज किया था और वो ब्रैकेट में दिया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। RH Whittaker proposed 5 kingdom classification in 1969। तो 4 रिस्क है, 4 टाइप का एमसीक्यू, 4 टाइम रिस्क है। एक तो फर्स्ट लाइनर है, बोल्ड एमसीक्यू है, साइंटिस्ट एमसीक्यू है, फैक्चुअल है और ब्रैकेट है। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, आ सकता है और आता है। नाउ द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर Monera, Protista, fungi, plantain, animalia. Now the main criteria for classification used by RH Whittaker include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. Now table 2.1 give a comparative account of different characteristics of 5 kingdom. Now दोस्तों जो क्राइटेरिया यूज किए थे, याद रखो वो क्राइटेरिया क्या थे? सेल स्ट्रक्चर, मैंने ये लिख के दिया आपको, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा दोस्तों दैट इज, ओके आगे चलते, आगे चलते हे बाजूला लिहायचं बघा। नाउ समझ में आया फर्स्ट लाइन एमसीक्यू कितने बार आया होगा आपको डीपीपी में? फर्स्ट लाइन एमसीक्यू ये 5 kingdom classification is proposed by RH Whittaker. R means Robert H. Whittaker in 1969, and he proposed 5 kingdom, that is kingdom Monera, Plantae, Animalia, sorry fungi, Plantae and Animalia। और क्राइटेरिया यूज क्या है दोस्तों? दैट इज, क्राइटेरिया क्या है? दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बघा कसं करायचं। मेक अ बायो फॉर्म्युला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय दोस्तों RH Whittaker। RH Whittaker कब? RH Whittaker इन 1969। नाउ कौन से किंगडम दिए तो आपको पता है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगा, प्लांट एनिमल। क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? क्राइटेरिया है दैट इज सेल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी और दूसरा नाम है दैट इज बॉडी, मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, बॉडी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा दोस्तों दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कल भी इसके ऊपर एमसीक्यू था। 4 नंबर पे आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, 4 नंबर पे आएगा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और दोस्तों 5 नंबर पे आता है दैट इज द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स जेनेटिक, जेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स हाउ
which organism is developed from which one। तो ये सपोज एक ऑर्गेनिज्म है तो उसके कॉमन एंसेस्टर कौन है दोस्तों। तो इसे कैसे याद रखेंगे, याद रखेंगे हमारा जो टेक्स्ट बुक है दैट इज NCERT, तो इसे याद रखेंगे दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, NCERT। N means that is the mode of nutrition दोस्तों, N। C means that is the cell structure। Now E means evolutionary relationship। R means mode of reproduction और T means दोस्तों that is body or thallus organization। MCQ NCERT, these are the criteria used by RH Whittaker to classify living organisms। Now यहाँ पे ये चार्ट दिया है दोस्तों, तो आप वॉल ऑफ बायोलॉजी बना दो। मैं आपको चाहे तो वीडियो और फोटो भेजता हूँ, बच्चों ने वॉल ऑफ बायोलॉजी कैसे बना। आपके रूम में 4 वॉल है, 4 वॉल है, तो वन वॉल जो एक वॉल है उसको आप अपने कपड़े या फिर बुक्स या फिर वो रखने के लिए यूज करो। उसमें से एक वॉल बायोलॉजी के लिए डेडिकेट कर दो, एक केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। और ऐसे जो टेबल है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस वॉल के ऊपर लगा दो। तो आपको ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो है दोस्तों कुछ क्राइटेरिया यूज किए, कैरेक्टर, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ता हूँ। किंगडम मोनेरा में सेल टाइप होता है प्रोकैरियोट, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है किंगडम मोनेरा में, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड से बनती है, उसे कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है किंगडम मोनेरा में, जो कि बैक्टीरिया आते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर है, सेलुलर मींस वन सेल इज इक्वल टू वन ऑर्गेनिज्म। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों दे आर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक में भी फिर आइटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक है। तो आइटोट्रॉपिक में भी कीमोसिंथेटिक आइटोट्रॉप है और फोटोसिंथेटिक आइटोट्रॉप है, और हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक होती है। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा सेल टाइप यूकैरियोट है, बाकी के चारों किंगडम में यूकैरियोटिक सेल होता है। कल का एमसीक्यू था इस टेबल के ऊपर। तो यूकैरियोटिक सेल है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है पर कहीं कुछ ही लोगों में होती है, नॉट इन ऑल प्रोटिस्ट। कुछ ही लोगों में सेल वॉल है प्रेजेंट इन सम, जैसे डायटम में होती है, डायनोफ्लैगेलेट में होगी। तो दोस्तों कुछ ही लोगों में सेल वॉल है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी यूनिसेलुलर है, बट ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, बट ऑटोट्रॉपिक मींस दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और वो फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप होते हैं, फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप होते हैं। Now kingdom fungi cell type they are eukaryotic organism, cell wall present with chitin। MCQ chitin क्या है, ये पॉलीसेक्राइड है। chitin दोस्तों दो जगह पे आता है सिलेबस में, cell wall of fungi is formed by chitin and the exoskeleton of arthropod। arthropod means जो इंसेक्ट आते हैं, क्रैब, स्कॉर्पियन, ये सब आर्थ्रोपोड है दोस्तों। उनका जो एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ chitin। तो लिखो कहीं तो भी बाण मार के chitin, chitin में बाण मार के लिखेंगे chitin। ओके फॉर्म ऐसा लिखेंगे दोस्तों, फॉर्म। ये जो काइटिन है, काइटिन के लिए दो शब्द, एक है फॉर्म सेल वॉल ऑफ फंगाई, सेल वॉल ऑफ फंगाई, इसके बारे में मैं डिटेल में बोलूंगा। और दैट इज इट आल्सो फॉर्म दोस्तों एमसीक्यू एक्सोस्केलेटन। आगे वाला टॉपिक है किंगडम एनिमल या एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा नाम का एक फाइलम है दोस्तों, लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसके लिए एक एमसीक्यू ब्रैकेट एमसीक्यू, ये लार्जेस्ट फाइलम है। ओके लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमलिया का आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट वगैरह आते हैं। उसका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है, बाण मार के लिखो कोई कभी। जो काइटिन है दोस्तों एक पॉलीसेक्राइड है, रादर देन पॉलीसेक्राइड आई विल कॉल इट एज होमोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड मींस ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसमें एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड आते हैं, और उसका मोनोसेक्राइड है दोस्तों नाग। उसका जो मोनोसेक्राइड है, उसका जो मोनोसेक्राइड है आगे चल के आएगा, उसका मोनोसेक्राइड होता है दोस्तों नाग, NAG। म्हणजेच N एसिटिल MCQ ग्लूकोज अमाइन। वाओ ये बहुत ही फेमस MCQ है। N एसिटिल ग्लूकोज अमाइन, ये उसका दोस्तों ये है मोनोसेक्राइड। और काइटिन के बारे में एक लिखूं तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन प्लैनेट अर्थ। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ऑन प्लैनेट अर्थ के ऊपर आफ्टर सेलुलोज। MCQ मैं सेकंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन प्लैनेट अर्थ ये है दोस्तों काइटिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके इज दैट ओके दोस्तों, ठीक है। ये काइटिन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ये काइटिन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। नाउ दोस्तों बॉडी और में से
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, फंगाई में मल्टी सेलुलर होते हैं और लूज टिश्यू। इस हाईलाइट करो इस शब्द को, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइटर चाहिए। हाईलाइटर, हाईलाइटर चाहिए दोस्तों, जिसकी कीमत सिर्फ 25 रुपए है। हाईलाइटर इज मस्ट वाइल ड्यूरिंग डीएनआरपी रीडिंग। हाईलाइट करो, और जब मैं बोलूंगा एमसीक्यू तो वहां पे ऐसा करने का, क्यों क्यों, यानी जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में जाएगा कि यहाँ पे एमसीक्यू है, यहाँ पे एमसीक्यू है। क्यों, क्यों का मतलब स्केल और एमसीक्यू दोस्तों। तो लूज टिश्यू को बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे दोस्तों, हेट्रोट्रॉपिक, उसमें जो है सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ऑल फंगा आर हेट्रोट्रॉपिक विदाउट एनी एक्सेप्शन। नाउ किंगडम प्लांटे, सेल टाइप यूकैरियोटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है सेल वॉल। उसके नीचे लिखो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन प्लैनेट अर्थ होता है सेलुलोज, और सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड सेलुलोज के बाद होता है काइटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्लांट में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू या फिर ऑर्गन होते हैं। प्लांट में ऑर्गन है ना, रूट, स्टेम, लीफ, दीज आर द ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट में टिश्यू भी होते हैं दोस्तों, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, दीज आर द प्लांट टिश्यू। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन एटोट्रॉपिक है और फोटोसिंथेटिक है, एक ही दिया है, बट सम प्लांट आर हेटेरोट्रॉपिक आल्सो, सम प्लांट आर हेटेरोट्रॉपिक आल्सो। हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इसके बारे में देखेंगे। नाउ किंगडम एनिमलिया, सेल टाइप यूकैरियोटिक है दोस्तों, सेल वॉल एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किंगडम एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किंगडम एनिमलिया में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। नाउ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। सेलुलर लेवल का नहीं होता। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक, और उसमें होलोजाइक और सैप्रोफाइटिक है। तो होलोजाइक का मतलब क्या है, इस शब्द का मैं मतलब आपको समझा दूंगा कि होलोजाइक, फंगाई के सामने लिखो, फंगाई में जो दिया है दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक सैप्रोफाइटिक, तो लिखो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे लिखो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंगाई में, और एनिमल में होता है होलोजाइक दोस्तों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजाइक मींस, इसका मतलब है इनटेक ऑफ, कैसा खाना लेना, इनटेक ऑफ इंटैक्ट फूड। इंटैक्ट फूड मतलब दोस्तों जिसमें इंटरनल डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, लिपिड हम ऐसे खाते हैं, और फिर ये प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर जाके जीआईटी में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रोटीन से बनते हैं अमीनो एसिड, पॉलीसेक्राइड से बनते हैं। सपोज स्टार्च ले लिया हमने तो बनेगा ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड। लिपिड ले लिए तो अंदर इंटरनल डाइजेशन होता है और बनते हैं दोस्तों दैट इज अ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। कल मैं इसके बारे में बात करूंगा, होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ये होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एनिमल का फीचर, दिस इज एन फीचर ऑफ एनिमल, इनटेक ऑफ इंटैक्ट फूड। और इसमें होलोजाइक, जिसमें भी होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें इंटरनल डाइजेशन होता है, और फंगाई में एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और उसमें एक्सटर्नल डाइजेशन होता है। मैं ये जब आएगा आगे चल के कॉन्सेप्ट तो वो आपको बताऊंगा। तो ये होगा दोस्तों इतना। नाउ थ्री डोमेन सिस्टम, ये यहाँ पे है। थ्री डोमेन सिस्टम has also been proposed that divide the kingdom Monera into two domains. किंगडम मोनेरा के दो डोमेन्स है, कौन से दोस्तों, दैट इज आर्किया एंड बैक्टीरिया। एमसीक्यू, ये फर्स्ट लाइनर एमसीक्यू दोस्तों। और किसने दिया है थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ इज गिवन बाय, बोलो किसने दिया है दोस्तों, कार्ल ऊस ने दिया। मैंने बोला है किसने दिया है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, कार्ल ऊस ने। एंड ही डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन, दैट इज आर्किया एंड बैक्टीरिया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन, जिसका नाम है दोस्तों यूकैरिया। thereby a six kingdom classification, you will learn about this system in detail at higher classes। हायर क्लासेस में वो बोलते हैं कि जब आप बीएससी में जाओगे, ओके, पर हमें बीएससी में जाना है क्या, नहीं, हमें एमबीबीएस में जाना है, तो हमें इसी में लर्न करना होगा। तो कुछ ऐसे चीजें दोस्तों, थ्री डोमेन सिस्टम मेंशन तो किया है, पर तीन डोमेन कौन से ये मेंशन नहीं किया है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन मेंशन तो किया है, पर कौन से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किंगडम आते हैं ये मेंशन नहीं किया। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा डेप्थ में।
डुबकी लगाएंगे इस नॉलेज के महासागर में और जानेंगे कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहले थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ वो होते हैं दोस्तों, दैट इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। नाउ and that concept of three domains of life is proposed by Carl Lewis. Now six kingdom classification में होते हैं archaebacteria, eubacteria, protista, fungi, plantae and animalia। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही काफी है, टाइम हो गया दोस्तों। रोज आधा घंटा लेंगे, आपको मैं डाउट लेना चाहूंगा क्योंकि कल ये सब हो जाएगा, कल ये, और फिर कैसा है थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी टॉपिक नहीं हुआ है। वैसे तो मैं 1 घंटा डीएनआर पे लेता हूँ रोज, पर आज हम ये कुछ दिनों के लिए, जब तक टॉपिक नहीं होते तब तक थोड़ा थोड़ा आज आपके डाउट्स ले लेंगे, कुछ है तो ओके। तो ठीक है, आज के लिए कुछ इतना ही। आपको कैसा लगा डीएनआरपी जरूर मुझे बताइए दोस्तों। ओके, धीरे धीरे इसका इफेक्ट आने लगेगा। ओके, धीरे 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 इसका इफेक्ट आने लगेगा और आपको चीजें समझ में आएगी। सो यूटिलाइज दैट दोस्तों, यूटिलाइज। ओके, डीएनआरपी इज डेली, डीएनआरपी इज डेली दोस्तों, डेली रहेगा, थोड़ा 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 रिवीजन। तो क्या है इससे, क्या है कि आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिवीजन। आई ऑलवेज फील रिस्पॉन्सिबल व्हेन आई सी द स्टूडेंट अराउंड मी, या फिर जब भी मैं देखता हूँ कि इतने सारे लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मुझे एक ही फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे लगता है ये आपको भी आनी चाहिए, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपके पेरेंट्स इतना आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है, व्हाट अबाउट द संडे? तो दोस्तों संडे का सोचते हैं, अभी तो आपको संडे को काम नहीं लगाएंगे, संडे के लिए आप जस्ट पढ़ते रहो। ठीक है, पीडीएफ सेंड किया है, प्लीज टेल समरी ऑफ काइटिन। तो दोस्तों काइटिन का समरी मैंने लिखा है। काइटिन ये एक पॉलीसेक्राइड होता है, होमोपॉलीसेक्राइड है। ओके, पॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड है, और क्या है उसका मोनोसेक्राइड, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन है। एमसीक्यू में आएगा, जरा एक मिनट मी सांगालो ना, एमसीक्यू में आएगा एन एसिटिल गैलेक्टोजामाइन, तो वो गलत है, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। नाउ and they form cell wall of fungi also from exoskeleton of arthropoda. Arthropoda is the largest phylum, और chitin is the second most abundant organic compound है। कल इसके ऊपर दोस्तों, कल संडे में, संडे है तो इसके ऊपर वीकली टेस्ट होगी। ठीक है, एग्जाम्पलर का पीडीएफ सेंड करो प्लीज। ठीक है, एग्जाम्पलर का पीडीएफ भी सेंड करेंगे। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी पीडीएफ सेंड करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एट्रोफ, बहुत बार बोला है मैंने, कल ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, फोटोसिंथेटिक और इसका डिफरेंस। फोटोसिंथेटिक मींस दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक एटोट्रॉप। और दोस्तों जो कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप होते हैं, दे ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसे कहेंगे कीमोसिंथेटिक एटोट्रॉप। आगे, so how did RH Whittaker classify organism by reproduction? Some organisms are asexually reproducing और some are sexually reproducing। कुछ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और कुछ है जिनमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन है। तो कौन से टाइप के, फिर उसके डिटेल में गया वो। सर टेस्ट मध्ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन येणार ना उद्या, चला यस। व्हिच एनिमल इज डिकम्पोजर? डिकम्पोजर 3 लोग होते हैं दोस्तों, 3 टाइप के, 3 किंगडम में डिकम्पोजर होते हैं। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर आल्सो डिकम्पोजर, सम प्रोटिस्ट आर आल्सो डिकम्पोजर, और फंगी आर आल्सो डिकम्पोजर। बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट और फंगी, ये 3 डिकम्पोजर होते हैं। आज लेक्चर क्या 1:15 बजे आज लेक्चर है। टेस्ट मध्ये सेल चॅप्टर येणार का? नाही। वीकली टेस्ट इज ओनली फॉर स्टुडंट हु, ज्यांनी ऍडमिशन घेतलं त्यांच्यासाठी उद्याची टेस्ट आहे, एवढं मात्र लक्षात असू द्या। दुसरं एक महत्त्वाचं सांगायचं आहे, नोट्स जे स्टडी मटेरियल आहे एआयबीचं ते आलेलं आहे, ज्यांचं ऍडमिशन झालं त्यांनी घेऊन जायचं, तुम्हाला एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला खूप जास्त फायदा होईल त्याचा। एकदम क्लासिक एमसीक्यू आहेत त्याच्यामध्ये, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक आहे, फुली कंप्लीट शॉर्ट सिलेबस। सर क्राइटेरिया गिवन इन द बुक आर बिट डिफरेंट, नहीं, एक ही लाइन अलग है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मैंने कहा है थैलोस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ फर्क नहीं है। सर सेशन वॉज फंटास्टिक, थैंक यू। ऑफलाइन मिळेल का सर? ऑफलाइन काय सर, वेन टू कलेक्ट द स्टडी मटेरियल, तुम्ही आज येऊ शकताय, उद्या येऊ शकताय, वैभव सरांना कॉल करा, तुम्हाला स्टडी मटेरियल पाहिजे। बेसिस ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने लिख के दिया है नोट्स में। मेन क्राइटेरिया इज सेल वॉल, मेन क्राइटेरिया इज सेल वॉल, दूसरा था न्यूट्रिशन, और तीसरा था दोस्तों दैट इज लोकोमोशन। तो प्लांट में सेल वॉल होता है, न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक होते हैं और मोबिलिटी नहीं होती उनमें।
सर फीस काय असणार आहे बेटा? 30,000 फीस आहे 11वीची आणि 30,000 फीस आहे 12वीची. प्लीज डिक्रीज द स्पीड. ओके, डिक्रीज करूया. वेटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डीपीपी सॉल्व करते वक्त बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए बार 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 पढ़ते रहो. कल के डीपीपी 13 क्वेश्चन एक्सप्लेन करो ना. अरे 13 नंबर का क्वेश्चन का, तो ये अभी जो मैं मोबाइल में है और मोबाइल से ही बात कर रहा हूँ. स्टडी मटेरियल ऑफलाईन मिळेल का? हा मिळेल ऑफलाईन. स्टडी मटेरियल ऑफलाईन मिळेल, तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. वैभव सरांना कॉल करा आणि घेऊन जा. इफ यू डू ऍडमिशन टुडे सर वी कॅन गिव टुमॉरो क्विकली टेस्ट. यस शिवानी देऊ शकता तुम्ही. जेलेटिनस एंड म्यूसिलेज डिफरेंस सेम है. इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस. जेलेटिनस और म्यूसिलेजिनस सेम है. म्यूसिलिन और जेलेटिन एक ही है. ओके कुछ लोग उसे कहीं पे उसने जेलेटिनस शीट कहा है तो कहीं पे म्यूसिलेजिनस शीट कहा है. 180 तो 90 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 360 मार्क्स के लिए. वाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इज डिक्रीजेस. नोट्सचा सिलेबस एकदम अपडेटेड आहे. 2020 चे दोन्ही टाईपचे एमसीक्यू 2 पेपर झाले ते पण त्याच्यामध्ये आहे. वी डिड नॉट कम्प्लीट फुल चॅप्टर. टेस्ट सिलेबस कम्प्लीट चॅप्टर असं का नाही, जेवढं शिकवलं त्याच्यावरच टेस्ट असणार आहे. ओके स्टडी मटेरियल 3 बुक मध्ये मिळेल ना? मग एक बुक सध्या मिळेल तुम्हाला. प्रिव्हियस लेक्चर मिळतील का? ऍपवर आहेत प्रिव्हियस लेक्चर. ऍपवर प्रिव्हियस लेक्चर आहेत, तुम्ही घेऊन जाऊ शकता, बघू शकता. सॉरी ऍप डाउनलोड करून. तर टेस्ट कितने मार्क का होगा? 180. 45 एमसीक्यू. एम्स नागपूर साठी किती मार्क्स लागतात? 650. उद्याची टेस्ट फास्ट ट्रॅक नाही, फास्ट ट्रॅक साठी जम्बो टेस्ट. फास्ट ट्रॅक साठी जम्बो टेस्ट. ठीक आहे, ते टॉपिक कंप्लीट झाल्यावर घेऊया. व्हाट इज सूडोम्यूरिन? सूडोम्यूरिन म्यूरिन नाम का एक दोस्तों केमिकल है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है और उसके जैसा लगने वाला पर म्यूरिन नहीं है, उस केमिकल को बोलते हैं सूडोम्यूरिन. सूडोम्यूरिन. एएमसी किती कॉलेज आहे? 18. स्टडी मटेरियलची सॉफ्ट कॉपी मिळेल का? नाही, नाही, हार्ड कॉपीच आहे. एम साठी मिनिमम किती मार्क्स लागतात? 700 प्लस. 700 प्लस. 720 में से 700 के आगे चाहिए. अगर एम्स न्यू दिल्ली होना है तो या फिर एम 780 को भी 760 को भी आपको दूसरे एम्स मिल सकते हैं. वीकली टेस्ट किती मार्काची? 180 मार्काची. 180 मार्काची वीकली टेस्ट. बर ठीक आहे, चला थांबूया, वेळ झाला. ठीक आहे, भेटूया 1:15 वाजता आणि बोलूया मोड ऑफ रेस्पिरेशन नंतर. आता मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वर आलेलो. आज जनरल कॅरेक्टरिस्टिक संपून टाकूया. ठीक आहे, ठीक आहे. Who divide? Next lecture time 1:15 वाजता. Who divide living organism into 2 kingdom, plant and animal? Firstly Carl Linnaeus. MCQ Carl Linnaeus ने डिवाइड किया है प्लांट और एनिमल में. Carl Linnaeus. Why the level of oxygen in blood decreases? बाहर से ऑक्सीजन नहीं आता है इसलिए. बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा बॉडी को इसलिए डिक्रीज होगी. कार्ल ऊज. कार्ल ऊज स्पेलिंग है WOESE. 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसने. और कार्ल लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. 2 कार्ल. ठीक है, आज के लिए रुकते मिलते 1:15 बजे दोस्तों. आपके जितने भी दोस्त हैं सबको लिंक भेजो और डेमो क्लासेस अटेंड करने के लिए बोल दो अगर ये आपको अच्छा लगता है. ठीक है, ठीक है, 1:15 बजे धुआंधार लेक्चर के साथ मिलेंगे. थैंक यू सो मच. और बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. थैंक यू सो मच. सूडोम्यूरिन एंड नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक है. दोनों का मतलब सेम ही है, सूडोम्यूरिन सूडोम्यूरिन.